नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। तो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं और हर रोज की तरह सचिन कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका भी। रांची के रण की बात होगी। रांची में 14 दिन से जो जेनजी का धरना चल रहा है उसमें और ऊर्जा आ गई है। छात्र लगातार सोरेन सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़े तो भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, बारिश में भीगना पड़े तो बारिश में भीग भी रहे हैं और अब तो दबाव जो सरकार में साथी हैं उन पर भी है। राहुल गांधी की बात करी उमेश, छात्रों को मदद का भरोसा वो दे रहे हैं, लेकिन सोरेन सरकार की तरफ से छात्रों को कोई ठोस अभी तक जवाब मिला नहीं है। उधर छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार के गुरूर को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छात्रों का एक गुट आज विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहा है तो दूसरा गुट सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि रांची में धरने पर बैठे छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यों का डेलीगेशन तैयार किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 11 मेंबर कमेटी का नाम सरकार को भेज दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक बातचीत का केवल भरोसा दिया जा रहा है। एक कमेटी बनी भी थी तो वो मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई थी। सोरेन सरकार ने छात्रों को ना तो मीटिंग का कोई टाइम बताया, ना बातचीत के लिए कोई जगह फाइनल हो पाई है। सरकार के इस धुलमुल रवैये से छात्रों में नाराजगी है। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को लेकर सोरेन सरकार का रवैया असंवेदनशील है। कह रहे हैं अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी बात नहीं मानी तो यह आंदोलन और बड़ा होगा। रांची आंदोलन में राहुल गांधी की भी एंट्री हुई। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की, मदद का भरोसा दिया, लेकिन राहुल गांधी के इस भरोसे के बाद भी सोरेन सरकार की तरफ से अब तक बातचीत को लेकर कोई न्योता क्यों नहीं आया? ऐसे में राहुल के भरोसे पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ तस्वीरें हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हुए छात्र हैं। मांग एक है कि सीबीआई जांच हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। वही मांगे हैं जो जंतर मंतर पर भीषण बवाल जो आपने देखा था। आज झारखंड से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है और अब सवालों के घेरे में अजीत जी राहुल गांधी हैं और सोरेन सरकार है। बिल्कुल, ये आप देखिए ये कैसी आयरनी है, या मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि राहुल गांधी छात्रों को फोन करके कह रहे हैं कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। सोरेन जी को कॉल करिए ना। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई मंत्री फोन करके कहता है यहाँ जंतर मंतर पर कि हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कहना है। आपको फैसला करना है, आपको डिसीजन करना है। आप डिसीजन मेकर हैं। आपके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। राहुल गांधी की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आपको आंदोलन का समर्थन नहीं करना है, आंदोलनकारियों की बात सुन करके उसका समाधान निकालना है। बिल्कुल ठीक। आपको फोन उन छात्रों को नहीं करना है, आपको फोन करना चाहिए था हेमंत सोरेन को। पहले दिन आप हेमंत सोरेन को फोन करते, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से वो शिक्षा मंत्री भी हैं। रामदास सोरेन के निधन के बाद से उन्होंने कोई शिक्षा मंत्री नहीं बनाया है। उच्च शिक्षा मंत्री उनके जरूर सुखदेव कुमार सोनू है, जिनको एक कमेटी में रखा भी गया था। और ये कितना पैथेटिक है। कल हम लोग यहाँ बात कर रहे थे और जो राधाकृष्ण किशोर दिख रहे थे, जो कह रहे थे कि अभी तक सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई है, वो ऐसे कह रहे थे जैसे कोई बात नहीं है। मतलब छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ, एक नौजवान छात्र, और ये कोई बात नहीं है, हमने कमेटी नहीं बनाई है। मैं कह रही हूँ सर, केवल एक नहीं, अब तो ये संख्या 5 की हो गई है। 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी तक आप मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं। विपक्ष में थे तब तो इस्तीफा दो, जवाब दो, आज तक आपकी पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है उन्हीं पुराने मुद्दों को लेकर, जबकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब आपके अपने राज्य में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो आप मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो, रविंद्र पासवान ये क्या कह रहे हैं? ये सब प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी छात्र हैं, आप सुने। देखिए, अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है। कभी उनका कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधिमंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं। अगर अलग झारखंड में या देश की आज़ादी में इतना लोग शहीद हुए तो हमको लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी के सुधार में अगर कुर्बानी के रास्ते में भी जाना पड़े तो ये गलत नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ लेफ्ट का स्टूडेंट विंग मैदान में आया है। रांची में आज आईफा की तरफ से विधानसभा मार्च की कॉल दी गई है।
आइसा के छात्र विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। हालांकि इसमें सवाल ये भी है कि भाई आइसा ने 7 तारीख को घेराव की तैयारी क्यों की, जबकि झारखंड में बैठे हुए आंदोलनरत छात्र पहले से ही 10 तारीख का ऐलान कर चुके थे। वो सरकार को 10 तारीख तक का समय दे चुके थे, तो फिर ये आइसा यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, हम इस पर भी बात करेंगे। ये जो दोनों बातें हैं, पहली बात जो अभी अजीत जी ने कही कि आप खुद सरकार में हैं, आपकी जवाबदेही क्या है, और फिर ये जो आइसा कर रही है, आइसा ये क्या करना चाह रही है? छात्रों की मांग है, अच्छी बात है, आपको उठाना ही चाहिए। एक ताकत लगती 10 तारीख को सब एक साथ आगे बढ़ते। नहीं, देखिए, एक तो पहली बात है कि जितने भी छात्र विंग हैं, जितने भी स्टूडेंट विंग हैं, चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे आरएसएस से संबंधित एबीवीपी हो, अगर वो स्टूडेंट्स ने शुरुआत किया है उसमें सपोर्ट दे रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन अगर आपकी मंशा ये है कि इसको एक राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे, कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस है, कांग्रेस बनाम लेफ्ट को रिवाइव करने की कोई स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे फंडामेंटल मिस्टेक लोग यही कर रहे हैं कि अभी भी छात्रों के आंदोलन को, चाहे वो बाकी जगह पे हो या अभी झारखंड में हो, उसको विचारधारा या राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। देखिए, ये हर जगह ऑर्गेनिक जेनरिक सेंटिमेंट है। परीक्षा में धांधली जो है वो डेथ पनिशमेंट से ज्यादा खतरनाक है। अभी रायपुर में वहां पे जो 2021 में हुआ था, वहां पे हाईकोर्ट के जज ने वहां के पीसीएस के पुराने चीफ को इसी बात से कहा कि आपने जो किया है वो डेथ पनिशमेंट से भी, आप कई लाख नौजवान के भविष्य को आप खत्म कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आपकी मंशा ये है कि इसके नाते हमारा संगठन और हमारी राजनीति और हमारी विचार जो है वो थोड़ी आगे बढ़ जाए और बाकी पीछे चली जाए, ये बहुत ही गलत तरीका है देखने का। पूरे देश में ये एक समय है जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात हो रही थी, पहले से यहां भी हो रही थी। सरकार इसका संज्ञान ले, देश इसका संज्ञान ले, और बाकी सारी पार्टियां, चाहे विपक्ष के भी हो, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, केजरीवाल हो, कि ये मामला पार्टी बनाम पार्टी का नहीं है, ये मामला भविष्य, बच्चों के भविष्य का है, छात्र बनाम करप्ट सिस्टम का है। बिल्कुल, छात्र बनाम सिस्टम का है, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें कोई भी पार्टी इसको उस संकीर्ण मानसिकता से देखेगी कि ये एक मौका है कि थोड़ा सा कुछ हम अपनी स्थिति मजबूत कर लें, आप तिरस्कृत किए जाएंगे। ये जो आपने कहा ना संकीर्ण मानसिकता, उसका एक उदाहरण मैं दर्शकों के सामने रखते हूं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र 2 हफ्ते से धरने पर हैं। आंदोलन के 13वें दिन राहुल गांधी आकर प्रदर्शनकारी छात्रों से ऑडियो कॉल पर बात करते हैं। 3 मिनट की बातचीत में छात्रों ने परीक्षा माफिया, अपनी मांगों का मुद्दा उठा लिया। राहुल गांधी ने मांगे व्हाट्सएप पर भेजने के लिए भी कह दिया और समाधान के लिए हर संभव प्रयास की भी बात कर दी। लेकिन आपकी अपनी पार्टी के नेता जो कि सरकार के अंदर मौजूद हैं, वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस पर करेंगे बात। लेकिन पहले आप राहुल गांधी ने क्या बात की है वो दिखाते हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। अब राहुल गांधी बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि बातों से क्या होगा, बात से बात आगे बढ़नी चाहिए। नहीं, ये तो बहुत जेनरिक बात कह रहे हैं ना, इससे किसको आपत्ति हो सकती है कि शिक्षा का सिस्टम कोलैप्स हो गया है, ढह गया है, सुधार होना चाहिए, सब आदमी कह रहा है। हर व्यक्ति इस बात पर आज युवाओं को समर्थन किया जाना चाहिए। इतनी जेनरिक बातों से कुछ नहीं होना है, आपको स्पेसिफिक होना होगा। और स्पेसिफिक होने की बात जो हम लोग अभी पहले कर रहे थे, जो राधा कृष्ण किशोर कल कह रहे थे कि हमने कोई कमेटी नहीं बनाई है, वो भी कांग्रेस के नेता है। जो इरफान अंसारी पहले कह रहे थे कि ये छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं और ये बीजेपी के एजेंट है और इनको नहीं बैठना चाहिए, इनको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बात होगी तो मानेंगे, वो भी कांग्रेस के नेता है। तो राहुल गांधी की पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सरकार में शामिल हैं, वो इस तरह की बातें कर, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। और जो लेफ्ट की बात अभी हो रही थी ना, लेफ्ट भी सरकार में वहां हिस्सा है, वहां सरकार को समर्थन कर रही है। लेफ्ट के भी 2 या 3 उनके एमएलए हैं, वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आप सरकार का पार्ट है तो आप सरकार से बात करिए ना। और ये विशुद्ध रूप से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है आइसा की।
जब पहले दिन 6 तारीख को इन लोगों ने कहा था कि 6 दिन जो मानसून सत्र शुरू होगा उस दिन घेराव करेंगे, लेकिन 6 को सरकार ने कमेटी बनाने की बात कह दी, इधर से 11 लोगों के नाम चले गए, तो जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उन्होंने कहा कि हम सरकार को मौका दे रहे हैं। देखिए कितने कंसिडरेट हैं बच्चे, वो जेनजी है, कितने कंसिडरेट हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है हम 6 को नहीं घेरेंगे, सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो हम 4 दिन का समय देते हैं। और उस बीच आईसा के लोग आ गए कि हम 7 तारीख को ही घेराव करेंगे। जब जो प्रदर्शन कर रहा है वो इस बात के लिए तैयार है कि हम 4 दिन का समय और देते हैं सरकार को, हम बातचीत करेंगे, बातचीत हमारी नहीं मानी जाएगी तब हम घेराव करेंगे। और आप सरकार में हैं और विधानसभा घेरने चले गए, आप पूरे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है ये। और ये राहुल गांधी को मैं खबर और दे दूं कि प्रयागराज में छात्रों की गूंज करने का जो मौका था वो मिल गया है, वहां से भी परमिशन आ गई है, लेकिन अभी असली गूंज की आवश्यकता थी रांची में। झारखंड पहुंचना चाहिए था और वहीं पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अगर वाकई में आप छात्रों के हितैषी हैं तो वहां से आपको आवाज उठानी चाहिए थी। आजकल बातचीत हो रही है और युवाओं से सीधे संवाद की बातचीत हो रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन क्यों ना हो। इसी कड़ी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेनजी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक सीधा संवाद किया। मोहन भागवत ने कहा, हमारे जेनजी जेन अल्फा हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है, देशभक्त है। भागवत ने कहा कि युवाओं को आंदोलन करने का पूरा हक है, अगर पहले ही संवाद कर लिया जाता तो आंदोलन की नौबत नहीं आती। भागवत ने कहा कि हम लोग अब जेनजी की उम्र में थे तब बड़े जो कहते थे हम मान लेते थे, सवाल नहीं करते थे। आज जेनजी सवाल करते हैं, उन्हें जवाब चाहिए और प्यार भी चाहिए। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर भागवत ने कहा, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका कारण जानना होगा और इसे देखकर यह तय करना होगा कि गड़बड़ कहां हुई है। भागवत ने कहा कि शिक्षा कमर्शियल बिजनेस नहीं है, एजुकेशन सबको मिले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत वो तमाम बातें कह रहे हैं जो कि एक्चुअल हमारे देश की जरूरत है। शिक्षा और नौकरी, अच्छी शिक्षा मिल जाए और इस शिक्षा के अनुपात में आपको अच्छी नौकरी मिल जाए तो ये सारी समस्याओं का समाधान है। आज इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत भी। उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा आपको जरूर सुनाते हैं और फिर करते हैं इस पर चर्चा। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन-जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। हम लोग जेन-जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन-जी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। ये संघ प्रमुख की आउटरीच जो है और 3 बिंदुओं पर अजीत जी की ये क्या कहती है? देखिए, एक तो इसमें इसकी टाइमिंग देखिए, अगर ये थोड़ा पहले कहना चाहिए था। देर आए दुरुस्त है हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ उस समय भी संघ प्रमुख कह सकते थे इस बात को। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो अभी तुरंत समझ में आई होगी कि जेन-जी को प्यार चाहिए है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए है, शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं जो आपने पहले ही कहा कि इस देश की जरूरत है। तो ये पहले कही गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती कि जेन-जी उतना आंदोलित होता, देश भर में इस तरह का गुस्सा होता, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति होती, लाठी गोली चलती, ये सब नहीं होता। अभी भी उन्होंने कहा है तो ये अभी भी टाइमिंग, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक टाइम है। एक तरफ जब सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार के ही बहुत सारे लोग हैं जो अब भी डिमीन करने, डेमोनाइज करने में लगे हुए हैं छात्रों के प्रोटेस्ट को, नौजवानों को, जेन-जी को। वो कम से कम अब रुकेगा, संघ प्रमुख के कहने के बाद, इनकी बातों के बाद वो कम से कम रुकेगा। लेकिन ये समझने की जरूरत है मीनाक्षी जी कि जेन-जी जो है, वो जो आपने पार्लियामेंट में सुना, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि फोमो, डेलुलू, मियां, वो नहीं चाहता कि आप भी ये बात दोहराएं। उससे पहले वाली पुरानी पीढ़ी क्यों दोहराएगी? वो चाहता है कि उसके कंसर्न को एड्रेस करिए।
परीक्षा का कैलेंडर शिक्षा हो, और समय रोजगार। पर हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, उसको उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिले और उसकी नौकरी के आधार पर उसको वेतन मिले, वो ये चाहता है। सम्मानजनक चीजें उसके लिए हो और जो सारी शिक्षा की व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली बिगड़ी हुई है वो ठीक हो। अभी अब संघ प्रमुख ने कहा है, डायरेक्ट कनेक्ट किया है उन्होंने, अब ये कहीं ना कहीं माइल्ड होगा, नौजवानों का गुस्सा एक समझ में आएगा कि सरकार और सरकार को राह दिखाने वाली संस्था दोनों उसके कंसर्न को समझ रही है, कम से कम समझ रही है, एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो उनका गुस्सा थोड़ा जरूर कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। संघ की इसी अप्रोच पर मैं बात करना चाहती हूँ सचिन जी। संघ अलग तरीके से अब अप्रोच कर रही है और आरक्षण के मुद्दे पर पहले भी मोहन भागवत कह चुके हैं कि आरक्षण अभी जाने वाला नहीं है। जी देखिए, संघ का एक संगठन हमेशा उसके जो नब्ज होते हैं वो समाज को समझने की कोशिश करती है। यहाँ पे मोहन भागवत और संघ दो स्थिति में, एक तो उन्होंने ये माना कि जो नई पीढ़ी है उसे आप उसकी शर्तों पे समझेंगे, उसे पैट्रोनाइज नहीं करेंगे, और ये संवाद ये संकेत सीधा वो बीजेपी और उसकी जो नैरेटिव स्ट्रेटजी है उसको भी दे रहे हैं कि आप उसे वायरस ये सब कहेंगे तो भविष्य में संगठन के लिए भी ये सही नहीं है। विचारधारा रहे लेकिन पहले आप समझे। टर्म भी उन्होंने नहीं, संघ अक्सर शब्दों के साथ बहुत केयरफुल रहता है कि अगर आप जेनजी कह रहे हैं वो अपने शब्द लाता है। यहां पे उन्होंने आत्मसात किया है कि भाई वो खुद को जेनजी कह रहे हैं, हम इसमें कहीं भी भारतीयता वगैरह वाले मसले में नहीं लाएंगे। दूसरी बात आरक्षण पे देखिए, 2015 के बिहार चुनाव के समय जब इन्होंने कहा समीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद से मोहन भागवत खुद और संघ की पोजीशन यू टर्न ले रही है। भारत सरकार ने भी ये कह दिया है कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर वगैरह आज ही की खबर है जी। उसमें कुछ नहीं, वो केवल संसद को अधिकार है। संसद का मतलब है कि कहीं से ये चीजें नहीं हटेंगी, आर्थिक आधार नहीं हो सकता है। तो यहां पे पीढ़ी को एक कोहोर्ट के तौर पे अपील किया जा रहा है और साथ ही साथ समाज में बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी हैं आरक्षण के मुद्दे पे, तो संघ वहां भी जा रहा है। अब ये सब बातें ठीक है, लेकिन इसमें जो अपर कास्ट, जो सवर्ण आप जिसे कहते हैं, जो कोर माना जाता था, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया इसमें क्या होगी? क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन के बाद से आप देखिए चीजें अभी कॉन्ट्राडिक्टरी मोड में चल रही हैं। एक तो जेन जी का चैलेंज है, उसके साथ एक वर्ग जेन अल्फा का जुड़ गया है, तो परसेप्शन डिसएडवांटेज इसको आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, सही करने की। दूसरा बहुसंख्यक समाज को साध रहे हैं जिसके लिए पीडीए से लेकर तमाम अलग अलग नैरेटिव है। लेकिन इन सब में जो आपका कोर जो सवर्ण है, जो आपके साथ शुरू से खड़ा रहा, अब ये आइडियोलॉजिकली खड़ा रहा और अभी भी, और उसे लग रहा है कि आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन की बात हो, टैक्सेशन की बात हो, मिडिल क्लास के श्रिंकेज की बात हो, उसमें सवर्ण जो है आज के समय में अपने आप को घिरा हुआ पा रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब ये तलखी जो है, ये भी संघ और बीजेपी दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। अच्छा, चुनौती तो इस वक्त पार्लियामेंट चलाने की भी है क्योंकि डेडलॉक वहां पर जारी है। गतिरोध दूर करने की सरकार की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा होना तय है। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, गृह मंत्री से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। मॉनसून सत्र में बने हुए गतिरोध को दूर करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू 2 दिन में लगातार दूसरी बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात कर चुके हैं। दोनों के बीच संसद में डेडलॉक खत्म करने पर चर्चा भी हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी डिमांड पर अड़े हैं। इंडिया अलायंस का कहना है कि जब तक सरकार उनकी डिमांड को नहीं मानती है तब तक संसद तो वो चलने नहीं देंगे। अब ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? कोई आसार डेडलॉक टूटने के? अब आज तो इस हफ्ते का, ये तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन है जी, और फ्राइडे को वैसे भी सेकंड हाफ में प्राइवेट मेंबर बिल होता है और मैक्सिमम लोग अपने चुनाव क्षेत्र जाने के लिए निकल जाते हैं जल्दी। तो फ्राइडे वैसे भी बहुत कामकाज का दिन नहीं होता है। आज लगता है कुछ सहमति बनेगी क्योंकि ये चर्चा है कि अगले हफ्ते FCRA बिल भी आना है और उसके बाद सरकार एक विशेष सत्र की 3 दिन की तैयारी भी कर रही है जी। अच्छी बात क्या है इसमें मीनाक्षी जी की, जो दूसरी बार जो आउटरीच किया, जो दूसरी बार बात की किरण रिजिजू ने, तो राहुल गांधी ने यह कहा, परिसीमन को लेकर के बात हुई उसमें, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम बाकी सहयोगी पार्टियों से और अपनी पार्टी में हम विचार करके बताते हैं आपको। ये बड़ी बात है। आउटराइटली रिजेक्ट करने कि हम इस पर कतई कोई नहीं सुनवाई करेंगे, ये कहा गया कि हम बात करते हैं, अपने सहयोगियों से भी बात करते हैं। और केसी वेणुगोपाल ने भी पहली बार जब बात की थी किरण रिजिजू जी ने, तो उनसे यही कहा था कि हम बात करके बताते हैं आपको, हम इस पर आपसे बात करेंगे। तो ये एक जो अपना जो स्टैंड है, पहले बहुत सख्त स्टैंड था, उससे थोड़ा डाइल्यूट किया है अपोजिशन ने। एक खबर आज है कि
डीएमके की तरफ से 3 शर्तें रखी गई हैं जी। कि परिसीमन के मामले में अगर ये सरकार मानती है तो हम उसको हम समर्थन देने पर सोच सकते हैं। और 2 मांगे तो ऐसी है जो सरकार ऑलरेडी मान चुकी है कि हम 50% बढ़ाएंगे, आप कह दीजिए डायरेक्टली। और वो तीनों मांग फिर आप स्क्रीन पर लेकर आ जाएं। डीएमके ने परिसीमन बिल को लेकर जो 3 मांगे रखी हैं उस पर जो शर्तें हैं, एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से यह खबर है। डीएमके ने सरकार के सामने शर्त ये रखी है कि सीटों पर लगी हुई रोक 25 साल और बढ़ाई जाए और सभी राज्यों में जो अभी लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर तय हैं, ये व्यवस्था 2027 की जनगणना के बाद खत्म हो जाए। डीएमके ये चाहती है कि 25 साल तक इसे और बढ़ाया जाए। एक और शर्त ये भी है कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% तक बढ़ाई जाए। और तीसरी शर्त यह है कि डीएमके चाहती है कि कानून में साफ साफ बताया जाए कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। यही जो दूसरी और तीसरी शर्त है ना, इसको तो सरकार ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है कि हम ब्लैंकेट हम 50% सीटें बढ़ाने जा रहे हैं लोकसभा में भी और राज्यों की विधानसभा में। पहली शर्त जो बताते हुए अभी उसमें कुछ कंफ्यूजन दिखा हमको, वो नहीं है। वो ये नहीं करें कि सीटों की संख्या फ्रीज करिए, फिर फ्रीज करते हैं। जनगणना का जो आधार है उसको फ्रीज किया जाए, मतलब सीटें बढ़ाई जाए, ये 71 की जनगणना के आधार पर हो। ठीक है। ये 2011 या 2000 अभी जो जनगणना हो रही है इससे नहीं कनेक्ट किया जाए। अगले 25 साल तक आप अगर 50% सीटें बढ़ाते हैं तो वो ठीक है, बढ़ाई, उसको सर समर्थन अभी करेंगे। मैं इससे थोड़ा दर्शकों के समझ के लिए भी बेहतर हो जाए कि 2011 की जनगणना के आधार पर अभी सीटें बढ़ा दी जाए नहीं, या फिर 71 की ही जनगणना 71 की जनगणना फ्रीज रहे। अच्छा। जो 25 साल के लिए 71 में जनगणना हुई थी, 73 में सीटों की संख्या फ्रीज की गई थी 25 साल के लिए। फिर उसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फिर फ्रीज किया जो 2026 तक है। ठीक। और जनगणना का आंकड़ा 71 का ही फ्रीज किया जाए। तो डीएमके का कहना है कि उसी को फ्रीज करके रखिए, 71 की जनगणना ही रखिए। लेकिन सपा तो 25 11 साल की तक। बात कर रही थी। सपा नहीं, सरकार भी कह रही है 11 की बात कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब सीटें 25% आप ब्लैंकेट उसमें बढ़ाने को तैयार है, हर स्टेट में 50% सीटें बढ़ा देंगे, लोकसभा में 50% बढ़ा देंगे, तो वो जनगणना 71 वाली फ्रीज रहे, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ना है। हमको लगता है वो सिर्फ इसलिए अपने एक संतोष के लिए, अपने फेस सेविंग के लिए, अपने लोगों को कहने के लिए कि हमने 71 की जनगणना पर ही फ्रीज करा करके रखा है और सीटें 50% हमने बढ़वा ली, हमने अतिरिक्त एडवांटेज नहीं लेने दिया उत्तर भारत के राज्यों को, ये अपने यहाँ लोगों को कहने के लिए डीएमके ने ये शर्त रखी।